हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अब हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो लेसन नंबर 6 हमारे पास क्या था, थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पे हम कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो ये कि फेडरलिज्म क्या होता है, दूसरा ये कि फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है, यानी कि फाइनेंशियल फेडरलिज्म क्या होता है। आज हम समझेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स को कि क्यों फाइनेंशियल फेडरलिज्म इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों फिजिकल फेडरलिज्म किया जाता है। ये सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया फॉर फिजिकल फेडरलिज्म। इसके कुछ पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है, फिजिकल इक्विटी क्या होती है और मैक्रो एंड माइक्रो स्टेबलाइजेशन क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी से। हम सब जानते हैं कि फिजिकल फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या है, रिसोर्सेज का एलोकेशन डिफरेंट रीजन्स के बीच में, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि देखो क्यों क्या था रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि एक पर्सन के लिए या फिर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है पूरी हर जगह वो हिसाब किताब रखना कि भाई कहाँ पे किस रिसोर्स की जरूरत है, कहाँ पे कितने पैसे की जरूरत है, कहाँ पे कौन सी दिक्कतें चल रही हैं। ये सब जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है सिर्फ कुछ लोगों के लिए कलेक्ट करना। तो इस काम में गवर्नमेंट करती क्या है, हम सब जानते हैं गवर्नमेंट 3 तरह की है हमारे देश में, है ना। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरा हमारे पास क्या होती है इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, है ना, जो हर स्टेट की अपनी अपनी होती है, या फिर आप यूटी गवर्नमेंट भी कह सकते हो, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। इसके अलावा क्या होता है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में पंचायत भी आते हैं और म्यूनिसिपैलिटीज भी आती हैं। तो होता क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसका मेन काम होता है फाइनेंस संभालना, क्योंकि फाइनेंसेस इनके हाथ में ही होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछती है कि भाई आपके वहां पे किस किस तरह की फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं, यानी कि कहां कहां पे आपको पैसा लगाना है, क्या क्या चीजें, किन किन चीजों में, किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पैसा डालना है, ठीक है, वो सब आप हमें बता दीजिए, ठीक है, हम आपको उतना पैसा प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि अपनी स्टेट के अंदर ये चेक करना क्या कि कहां कहां पे कितनी कितनी रिसोर्सेज की जरूरत है। अब इस काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को बोलती है ना, जो भी वहां का विधायक वगैरह होंगे, है ना, वहां को उनको बोलेंगे कि भाई तुम अपने एरिया में चेक करके बताओ कि तुम्हें कहां कहां पे किस किस रिसोर्सेज को यूज करना है, कहां कहां पे कितना पैसा यूज किया जाएगा, ठीक है। तो फिर वो डाटा लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि हमारी स्टेट में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, ठीक है, कितने पैसे होनी चाहिए, तो वो कहां चला जाता है हमारा सेंट्रल के पास, कि फिर वो सेंट्रल को बोलते हैं जी हमें इतने फंड की जरूरत है। फिर सेंट्रल जो है उस फंड को एलोकेट करता है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और फिर स्टेट गवर्नमेंट वो जो है वो फंड एलोकेट करता है लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरा काम जो है ना, ये पूरा प्रोसीजर चलता है किस चीज का, फिजिकल फेडरलिज्म का। इस तरीके से होता क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है ये पता रखना कि भाई इतना, हमारे देश की बात करते हैं, इतना बड़ा देश हमारा इंडिया, ठीक है, हर एरिया में क्या हो रहा है, हर एरिया में किस तरह की दिक्कतें हैं, कुछ एरिया में स्कूल प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो कुछ में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो बहुत सी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो उन सब दिक्कतों को समझना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अकेले बहुत मुश्किल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को डेलीगेट कर देती है किनके बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, कि भाई तुम अपने अपने एरिया का पता करो, ठीक है, तुम्हें लोगों ने चुना क्यों है, क्योंकि तुम्हें भाई उनका हिसाब किताब रखना है। तो भाई तुम क्या करो, तुम पता करो तुम्हारे एरिया में क्या क्या कहां कहां पे कौन सी दिक्कतें हैं, कौन से रिसोर्सेज की कमी है। फिर ये काम स्टेट गवर्नमेंट आगे लोकल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर देती है। फिर धीरे धीरे डाटा कलेक्ट होता है कि भाई कहां पे कितना रिसोर्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो पैसे को एलोकेट कर देती है। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पैसा एलोकेट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट एक काम और करती है भाई, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जैसे कि डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर, बहुत से सेक्टर होते हैं, वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पैसे को लगाती है कि भाई इन कामों में कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा आने वाले टाइम में। हम सब जानते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक बजट लेके आती है जो एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक बार आता है, 1 फेब को, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो ये दिखाती है जनता को कि भाई हम कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, किस स्टेट्स में किस लेवल पे ग्रोथ करने वाले हैं, किस स्टेट में मेजोरिटी पैसा खर्च
खर्च किया जाएगा, ठीक है, लेकिन बिना किसी डिस्पैरिटीज के। डिस्पैरिटी यानी कि भेदभाव नहीं होगा किसी भी स्टेट के बीच में। जहां पे दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को फुलफिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, किसी स्टेट में कम पैसा लगा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मेन काम पता है क्या होता है इस चीज़ों करने का, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जिसके लिए हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्योंकि अगर इकोनॉमिकली हर एक स्टेट अपने आप को बेहतर ही नहीं बना पाएगा तो ऐसे फंड डेलीगेशन का या फिर ऐसे रिसोर्सेज को डिसइंटीग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, ध्यान रखती है कि भाई जिन जिन लोगों को, जिन जिन स्टेट्स को, जिन जिन एरियाज को, रीजन्स को पैसे की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, हम उन्हें रिसोर्सेज फुलफिल करवाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी, टू प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रमोट करनी है, दिस इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग अ फिजिकल फ्रेमवर्क। तो इसके लिए क्या चीज आती है, डिजाइनिंग अ फिजिकल फ्रेमवर्क। और फिजिकल फ्रेमवर्क पड़ता है दैट मिनिमाइजेस डिस्टॉर्शंस, जिसके अंदर कमी क्या हो, कम से कम हो, एलोकेट्स रिसोर्सेज ऑप्टिमली, और जो रिसोर्सेज का एलोकेशन हो वो ऑप्टिमली पॉसिबल हो, यानी कि रिसोर्सेज को जितना अच्छे से यूज किया जा सकता है उतने अच्छे से यूज किया जाना चाहिए। एंड अलाउज फॉर एफिशिएंट इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल अरेंजमेंट्स, और यहाँ पे अलाउ होता है इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे तीनों गवर्नमेंट जो है ना वो आपस में डिस्कशन करके काम करती है कि किस तरीके से फंड को एलोकेट किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या आया, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। हम सब जानते हैं भाई कोई भी प्रोड्यूसर हो चाहे कोई भी कंज्यूमर हो, वो सब अपने रिसोर्स को इस तरीके से यूज करना चाहते हैं कि उसका मैक्सिमम यूज निकले। वो अपने जैसे कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने पे काम करता है, लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने पे काम करता है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना है, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी जब अचीव होती है व्हेन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से एलोकेट किए गए हैं टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, कि जो भी उनके मोस्ट प्रोडक्टिव यूज होंगे हम उसमें यूज करेंगे उसे, यानी कि सबसे जरूरी जो भी नीड्स होंगी ना वहां पे यूज करेंगे हम उनको। इसके अलावा टेकिंग इनटू अकाउंट द कंपैरेटिव एडवांटेजेस, और यही नहीं, हम जो है कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल को फॉलो करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उम्मीद है आप लोगों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का तो मतलब पता ही होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन राइज करता है उसकी जो कॉस्ट है ना हर एक नए यूनिट को बनाने की वो कम होती रहती है। इसको बोलते हैं हम क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ना डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में एडवांटेजेस, हिसाब किताब सबका ध्यान रखा जाता है, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ पाए। मतलब यही नहीं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड अलॉट कर देगी या लोकल गवर्नमेंट को फंड अलॉट कर देगी। इसके अलावा कुछ काम और होते हैं, उनसे हिसाब किताब भी तो लेना पड़ेगा ना भाई, कि हमने मान लो किसी भी स्टेट को मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यूपी को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मुझसे पूछेगी ना यूपी से, भाई आपने वो पैसा, यूपी गवर्नमेंट से आपने वो पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च किया, हमें वो जगह बताइए, ठीक है। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसको फंड अलॉट करती है, लोकल गवर्नमेंट को। तो लोकल गवर्नमेंट से ही पूछा जाएगा कि भाई हमने आपको इतने तरह पैसा दिया था, तो आपने उस पैसे को कहां कहां पे यूज किया हमें वो बता दीजिए, ठीक है। तो उनसे डाटा लिया जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती हैं फाइनेंशियल पावर के साथ साथ। तो ये चीज होती है, क्योंकि दोनों चीजें आती हैं साथ साथ। अगर सिर्फ पैसा बांट दिया इन लोगों में, अब हो सकता भाई स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऐसी जगह पैसा लौट कर दिया है, उस स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है वही करप्ट है, वो पैसे कोई वहां पे लगाए नहीं सोशल वेलफेयर के लिए, तो ऐसा पैसा एलोकेट करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है उनसे हिसाब किताब भी मांगते हैं ताकि किसी भी तरह का स्कैम ना हो, स्कैम पॉसिबल ना हो। तो वो चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट आती हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे खत्म। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहता है फिजिकल इक्विटी। अबे फिजिकल इक्विटी क्या है वो समझते हैं। इससे देखो नाम से लग रहा है फिजिकल इक्विटी, यानी कि फाइनेंशियल इक्विटी, यानी कि जिस भी पर्सन को, जिस भी रीजन को, जिस भी स्टेट को पैसे की जरूरत है और जितनी जरूरत है उसे वो मुहैया करवाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और इसमें हर एक स्टेट, हर एक रीजन, चाहे वो किसी भी टाइप का रीजन हो, सबका इक्वली हक है उस पैसे के ऊपर, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे डिस्पैरिटीज नहीं चलेंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बाइज हो जाए कि भाई उसे ये वाली स्टेट पसंद है। फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं कि भाई मुंबई को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए तो मुंबई पे सारा पैसा लगा दो, वो चाहते हैं दिल्ली में हम रहते हैं दिल्ली में सारा पैसा लगा दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एक स्टेट का उस पैसे पे हक है, तो वहाँ पे इक्विटी होनी बहुत जरूरी है। अभी कैसे होगी वो समझते हैं। इट एम्स टू एंश्योर फेयरनेस, जैसे मैंने बात की ना यहाँ पे फेयरनेस चाहिए, एंड डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस इन फिजिकल रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे
जो फिजिकल रिलेशंस है वो क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। डिस्पैरिटीज बिल्कुल भी हैंडल नहीं की जाएंगी। फॉर एग्जांपल मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सेंट्रल में इस टाइम पे किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है ना। और कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कि स्टेट में, फॉर एग्जांपल स्टेट तो नहीं है, वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली की बात कर लेता हूँ मैं। अब जो मान लेते हैं दिल्ली जो हमारे देश की कैपिटल है, ठीक है, उसमें किसकी सरकार है, उसमें सरकार थी कुछ टाइम पहले, अब तो बीजेपी की है, कुछ टाइम पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो आपने सुना होगा बहुत बार केजरीवाल जी बोलते थे कि भाई हमें, हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्या होती है, धोखेबाजी होती है ना। जो गवर्नर है, ठीक है, वो हमें काम नहीं करने देते, हमें प्रॉपर फंड अलॉट नहीं होता काम करने के लिए, तो वो सब दिक्कतें होती हैं। तो यही चीज यहाँ पे एंश्योर की जाती है, क्योंकि देखो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी है, तो वहाँ तो दिक्कत आएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि भाई मिली जुली सरकार है, दोनों अपनी जगह है, तो ना काम तो करना ही पड़ेगा, तो फंड इजीली अलॉट हो जाया करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सेंट्रल में कोई और सरकार है, स्टेट में कोई और सरकार है, जो जनरली देखने को मिलता भी है, स्टेट में कोई सरकार है, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी फंड के ऊपर कुछ रोक लगा दे, जो कहीं ना कहीं इस फेयरनेस को फिनिश कर देगा। क्योंकि पैसे की जरूरत तो सबको है भाई, चाहे कोई अपोजिशन में कोई और सरकार बैठी हो, सेंट्रल में और गवर्नमेंट बैठी हो। अभी थोड़ी ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल डिसीजन लेने का मौका दे दे तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं मिलेगा अपने स्टेट को चलाने के लिए, तो ये चीज बिल्कुल भी फेयर नहीं होती है। तो इट्स एम टू एंश्योर फेयरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस इन फिजिकल रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड वर्टिकल इक्विटी। यहाँ पे दोनों इक्विटी आते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी और वर्टिकल इक्विटी भी। अब दोनों होती क्या है वो समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विटी रेफर्स टू ट्रीटिंग सिमिलर रीजन्स और जुरिस्डिक्शंस इक्वली। इसका मतलब ये है कि हम जो है, जो भी सिमिलर रीजन्स होंगे या फिर जो भी जुरिस्डिक्शंस होंगे, जो भी एरिया होगा, उसको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इट मींस दैट रीजन्स विद सिमिलर फिजिकल कैपेसिटीज, यानी कि वो रीजन्स जिनको सिमिलर फिजिकल कैपेसिटीज हैं, जिनके पास या फिर सिमिलर फिजिकल नीड है, उन लोगों को वो नीड प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उन लोगों की वो जरूरतें फुलफिल की जाएंगी। एंड नीड्स शुड बी रिसीव सिमिलर ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इसका मतलब अगर मान लो कि दो स्टेट्स हैं जिनको 100 करोड़ की, एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ 100 करोड़ की नीड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, इनको मिल गया भाई 100 करोड़। यहाँ पे सेंट्रल की सरकार है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई और गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार मान लेते तो फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ कितने दे दिया, 50 करोड़, 100 करोड़ दिया ही नहीं। तो ये डिस्पैरिटीज बिल्कुल भी हैंडल नहीं की जाएंगी। इसका मतलब जिनकी सेम फाइनेंशियल नीड है, उन्हें वो फाइनेंशियल नीड फुलफिल करनी होंगी, वो किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब समझते हैं वर्टिकल इक्विटी का मतलब क्या होता है। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल इक्विटी, कि हम हर एक रीजन को इक्वल ट्रीट करेंगे और जिनकी जो भी फाइनेंशियल कैपेसिटीज हैं, जिनकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो फुलफिल की जाएगी। वर्टिकल इक्विटी में क्या आता है, फोकसेस ऑन एंश्योरिंग दैट फिजिकल burdens and benefits are distributed fairly among individuals। इसका मतलब जो भी burdens हैं, physical burdens और benefits हैं, वो सब equally distribute होंगे individuals के बीच में and regions के बीच में with different physical capacities। इसका मतलब ये है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे उनके ऊपर burden भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा अगर कंट्री में किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो। लेकिन जिनके पास पैसा कम है तो उनके पास burden भी क्या आएगा, कम आएगा। वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, यानी कि जिन रीजन्स के पास पैसा ज्यादा है, तो जब कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आई या फिर फिजिकल नीड आई तो वहां से पैसा भी ज्यादा लिया जाएगा, ठीक है, और जिनके पास कम पैसा है वहां से पैसा भी कम लिया जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, है ना, मतलब जिसकी इनकम ज्यादा उससे ज्यादा टैक्स, जिसकी इनकम कम उससे कम टैक्स। तो वही चीज यहाँ पे है। तो दिस इज टिपिकली अचीव्ड थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वेयर इंडिविजुअल्स विद हायर इनकम्स बियर्स अ हायर टैक्स बर्डन, यानी कि वो पर्सन जिसके पास क्या है, ज्यादा इनकम है, उसे ज्यादा टैक्स बर्डन जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। तो ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब समझते हैं आखिरी चीज, मैक्रो एंड माइक्रो स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में फिजिकल स्टेबिलिटी कैसे बनाई रखी जा सकती है, ये भी पॉइंट आता है, ठीक है, वो हम समझते हैं अब यहाँ पे। तो एट मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल का मतलब क्या है कि भाई पूरी कंट्री के लेवल पे, है ना, जहाँ पे हम बात करेंगे मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि पूरी कंट्री के लेवल पे एक ही गवर्नमेंट राज कर रही होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, है ना, हिंदी पे आता है भाई को,
ठीक है। तो एट मैक्रो लेवल इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल अरेंजमेंट्स, तो जो इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल अरेंजमेंट होते हैं यानी कि गवर्नमेंट के बीच में जो भी फिजिकल अरेंजमेंट होगा कैन बी यूज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, वो यूज की जाती है इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन के लिए थ्रू ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के जरिए, या फिर काउंटर साइकिल ट्रांसफर्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसीज, यानी कि सारी फिजिकल पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं हम लोग, या फिर काउंटर साइकिल ट्रांसफर। भी काउंटर साइकिल ट्रांसफर्स क्या होता है वो समझते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हम सबको पता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट लेने के अपने तरीके होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। बताओ डिस्कस क्या नहीं किया था पिछले चैप्टर के अंदर, जहाँ पे मैं ये समझा रहा था कि डेट लेना अच्छी बात होती है नहीं होती, जहाँ पे हमने बात करी पब्लिक डेट की, डेट के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो बात है अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट को डेट की जरूरत है, क्या उन्हें कर्जा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, कोई भी मेनली दिक्कत आ गई है, तो उसके लिए डेट एंश्योर कौन करता है? उसके लिए डेट एंश्योर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बात वो कैसे? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट का एक क्या बन जाता है, एक तरह से आप ये मान लो, ठीक है, उसका रिस्क ले लेते हैं कि बैंक्स को बोल देंगे कि भाई आप स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर लोगों को बोल देंगे कि आप स्टेट गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड कर दो, ठीक है, उस पैसे की गारंटी हम लेते हैं, कि उस पैसे की गारंटी को लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी चीज को पता है हम क्या बोलते हैं? काउंटर साइकिल ट्रांसफर्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, अब इससे देखो बात करते हैं कुछ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की, तो सच एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हेल्प स्टेबलाइज एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, कि अगर किसी भी तरह की इकोनॉमी में दिक्कत चल रही है तो जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं कि भाई टैक्सेशन का जो टैक्स का रेट है वो बढ़ जाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा उस पर उतना टैक्स, और जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा इन चीज़ों को। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब ये होता है कि ऐसे बेनिफिट्स जो लोगों के अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद भी लोगों को दिए जाते हैं उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। जैसे आपने सुना होगा कि एक मिनट वेट करना, 1 मिनट, चलो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करी मैंने। तो ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में हेल्प करते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है ना फिर भी बढ़ा रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कोविड-19 का एग्जांपल याद दे रहा हूँ, तो कोविड-19 में हुआ क्या, ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लेकिन क्या एग्रीगेट डिमांड में ज़्यादा फर्क पड़ा? फर्क तो पड़ा था, क्योंकि लोगों की इनकम गई थी, तो लोगों की इनकम गई तो लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा था। लेकिन गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड इतना भी नहीं गिर पाया, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो गवर्नमेंट भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बंद कर देती तो एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता। इसके अलावा काउंटर साइक्लिकल ट्रांसफर्स, जिसकी मैंने अभी बात करी कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है डेट वगैरह लेने में और उसे चुकाने में। तो काउंटर साइकिल ट्रांसफर्स विच इंक्रीज ड्यूरिंग रिसेशन, जो रिसेशन टाइम पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड डिक्रीज ड्यूरिंग बूम्स। इसका मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी, या तो उसे खुद पैसा प्रोवाइड करे, खुद पैसा प्रोवाइड नहीं कर रहे तो भाई डेट लेने में हेल्प करे, ताकि वो अपनी स्टेट को वैसे ही चला पाए जैसे वो अब तक चला रहे थे। तो ये इंक्रीज कब होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इंक्रीज कब होगा? ड्यूरिंग रिसेशन, कि भाई हेल्प करना चालू कर देंगे रिसेशन के टाइम पे, लेकिन जैसे ही बूम आना शुरू होगा तो भाई उसे डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि बूम आ रहा है तो हर एक स्टेट के अंदर बूम आ रहा है, तो भाई तुम अपनी स्टेट का ध्यान खुद रखो, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड एडिशनल फिजिकल सपोर्ट, ठीक है, और फिजिकल सपोर्ट भी जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है टू रीजन्स और जुरिस्डिक्शन फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप। वो रीजन्स या फिर वो जुरिस्डिक्शंस जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं उन्हें भी फिजिकल सपोर्ट किया जाता है। वो सब किस चीज के अंदर है? काउंटर साइकिल ट्रांसफर्स के अंदर। इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है? एट द माइक्रो लेवल। जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो सब बात हो गई मैक्रो लेवल की, जब सेंट्रल गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करती है। जब माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो फिजिकल फेडरलिज्म कैन सपोर्ट स्टेबलाइजेशन। तो फिजिकल फेडरलिज्म होता है यानी कि जो फंड का एलोकेशन होता है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है बाय अलाइनिंग स्पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद संभाल पाएं। इसके अलावा विद रिवेन्यू रेजिंग पावर्स, रिवेन्यू रेजिंग पावर, और इन्हें क्या दी जाती है? रिवेन्यू रेजिंग पावर, कि भाई आप अपनी रिवेन्यू खुद भी रेज कर सकते हो, जो भी आपको फंड एलोकेट किया गया है उसे इफेक्टिव तरीके से यूज करके। दिस एंश्योर्स दैट गवर्नमेंट्स आर
फिजिकली डिसिप्लिन, जो कम से कम ये चीज इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो फिजिकली डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो भी फंड उन्हें अलॉट हुआ है उसे प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रह के खर्चा किया जाए। यूं नहीं कि अननेसेसरी का खर्चा किया जा रहा है जिसकी वजह से वो फंड जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट उनकी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं करेगी। एंड अकाउंटेबल फॉर द सर्विसेज दे प्रोवाइड, और यही नहीं वो अकाउंटेबल भी है उन सर्विसेज को लेके जो उन्हें प्रोवाइड करनी है, यानी कि जिम्मेवार भी हैं। यूं नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, उनसे ये नहीं पूछेगी कि भाई उस फंड को खर्च कहां पे कर रहे हो, उनसे ये बात पूछी भी जाएगी कि जिस चीज के लिए आपने फंड की डिमांड की थी क्या आप उस जगह पे उस फंड को खर्च भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। It also helps prevent physical imbalances। अब इसकी वजह से जो फिजिकल imbalances हैं वो भी प्रिवेंट हो जाता है एंड एक्सेसिव बोरोइंग भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करोगे, एफिशिएंट तरीके से यूज करोगे तो क्या जरूरत है कर्ज लेने की, जरूरत नहीं पड़ेगी पैसों को बोरो करने की। तो विच कैन लीड टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी जो है ना वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ अगर इसका उल्टा होता है, रिसोर्सेज का एलोकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, अननेसेसरी खर्चे कर रही है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और अमाउंट को बोरो करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसके चक्कर में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, है ना। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। जैसे मैं कल एक चीज पढ़ रहा था, ठीक है, एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि भाई जब हम बात करते हैं अपने कंट्री के बोरो वगैरह की, पब्लिक डेट की, तो मैंने एक चीज देखी, क्योंकि मेरे को एक आदत है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का, है ना, मजा आता है थोड़ा सा पढ़ के कि बाकी कंट्रीज में फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या हो रहा है। तो मैंने एक चीज देखी पब्लिक डेट को लेके कि जो अमेरिका है ना, जैसे हमने कल आपको याद होगा पे चैप्टर में पब्लिक डेट में एक चीज पढ़ी थी कि जिस भी कंट्री के ऊपर उसकी जीडीपी का 77% से ऊपर डेट हो, ठीक है, तो वो कंट्री जो है वो बहुत ही वाहियात मानी जाती है, या फिर उसे बोलते हैं कि डेट जो है ना वो यहाँ पे क्या चल रहा है, अनसस्टेनेबल चल रहा है। जब मैंने यूएसए की ये चीज चेक करी तो यूएसए की जो जीडीपी है ना वो कितनी है पता है आपको, $30 ट्रिलियन, और यूएसए का डेट है ना, कभी गूगल करना, वो कितना है, $35 ट्रिलियन। मतलब जीडीपी जो एक साल की जीडीपी है उससे भी $5 ट्रिलियन ज्यादा। सोचो जब 77% पे हम अनस्टेबल बोलते हैं किसी भी इकोनॉमी के डेट को, तो ये तो भाई 100% से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि कल को अगर यूएसए में किसी तरह की दिक्कतें आती हैं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड लेवल पे इकोनॉमी जो है बहुत बेकार हो जाएगी। तो कोई नहीं, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। आप इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाकर नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नोट्स ले सकते हो। अब इसको जो उतारना है उतार ले।